हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल लर्न विद टीपीआर पर स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छी कहानी आखिर अच्छी क्यों होती है? क्यों कुछ नाटक और कहानियां सदियों बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहती है? इन सभी सवालों का जवाब लगभग 2300 साल पहले एक महान यूनानी दार्शनिक ने दिया था, जिनका नाम था एरिस्टोटल। आज के इस वीडियो में हम एरिस्टोटल की प्रसिद्ध पुस्तक पोएटिक्स को पूरी तरह समझेंगे, जानेंगे कि ट्रेजेडी क्या होती है, कैथार्सिस का क्या अर्थ है, प्लॉट को सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्यों माना गया और एरिस्टोटल के अनुसार एक आदर्श नाटक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो अगर आप लिटरेचर, ड्रामा, क्रिटिसिज्म या एरिस्टोटल के विचारों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेट्स बिगिन आवर जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ट्रेजेडी होती क्या है। तो ट्रेजेडी इज द इमिटेशंस ऑफ एन एक्शन, सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड इन एम्बेलिश्ड लैंग्वेज इन ड्रामेटिक फॉर्म, नॉट नरेटिव, थ्रू पिटी एंड फियर, इफेक्टिंग द प्रॉपर कैथार्सिस ऑफ सच इमोशंस। लेकिन ये डेफिनेशन आपको थोड़ी कठिन लग रही होगी, डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे और थोड़ा इजी बना देते। तो ट्रेजेडी एक ऐसी स्टोरी होती है जो किसी सीरियस एक्शन को दिखाती है, जो कंप्लीट होती है, जो ड्रामेटिक फॉर्म में होती है, जिसमें आर्टिस्टिक लैंग्वेज यूज होती है और जो ऑडियंस में पीटी और फेयर क्रिएट करती है और एंड में उन इमोशंस को रिलीज भी कर देती है। जैसे सिंपल वर्ड्स में कहे तो ट्रेजेडी एक ऐसी पावरफुल स्टोरी है जो हमें इमोशनल बना देती है और बाद में हमें हल्का भी फील कराती है। अब समझते हैं कि माइमेसिस का क्या मतलब होता है। तो सिंपल वर्ड्स में कहे तो माइमेसिस मींस इमिटेशन, यानी नकल करना। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी है कि एरिस्टोटल के लिए इमिटेशन का मतलब कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि कि रियल लाइफ को ऑब्जर्व करके उसको क्रिएटिव तरीके से रिप्रेजेंट करना। जैसे एक पेंटर नेचर को देखकर पेंटिंग बनाता है, वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती बल्कि उसकी क्रिएटिव वर्जन होती है। सेम वे लिटरेचर भी लाइफ की क्रिएटिव इमिटेशंस है। ट्रेजेडी सिर्फ लोगों को इमिटेट नहीं करती बल्कि उनके एक्शंस और उनकी लाइफ सिचुएशन को इमिटेट करती है, यानी कि उनके एक्शंस के बारे में, उनके लाइफ के बारे में जानती है कि उसकी लाइफ में क्या हुआ और उसके बाद अपने क्रिएटिव वे में उसको रिप्रेजेंट करती है। एरिस्टोटल ने माइमेसिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन, यानी क्या इमिटेट किया जा रहा है, ह्यूमन एक्शंस को, यानी कि इंसान क्या करता है, उसके डिसीजन क्या होते हैं, इसे इमिटेट किया जा रहा है। या सेकंड सीरियस और नोबल एक्शंस को, यानी कि ट्रेजेडी में एक्शन सिंपल नहीं होते, वो सीरियस, इंपॉर्टेंट और नोबल यानी कि महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे किंग का डाउनफॉल या हीरो का स्ट्रगल, ये नॉर्मल डेली लाइफ नहीं है, ये एलिवेटेड लेवल के एक्शंस है। इसलिए ट्रेजेडी हमेशा हाई लेवल लाइफ सिचुएशन को इमिटेट करते हैं। सेकेंड है मीडियम ऑफ एक्शन, यानी किस मीडियम के थ्रू इमिटेशन हो रही है, लैंग्वेज के थ्रू हो रही है, यानी कि डायलॉग, स्पीच या पोएट्री के वे में हो रही है, रिदम के थ्रू यानी कि मीटर या पोएटिक फ्लो में हो रही है, या हारमोनी, सॉन्ग या बैकग्राउंड म्यूजिक से हो रही है। जैसे एक मूवी में डायलॉग में यानी कि लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक यानी कि हारमोनी होती है, फ्लो यानी कि रिदम होती है। ये तीनों मिलकर ट्रेजेडी को पावरफुल बनाते हैं। थर्ड है मोड ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन कैसे प्रेजेंट की जा रही है, यानी कि ड्रामेटिक मोड में प्रेजेंट की जा रही है, एक्शन स्टेज पर परफॉर्म करते हैं या लाइव एक्शंस होते हैं। या फिर ट्रेजेडी नॉट नरेटिव है, यानी कि ट्रेजेडी में कोई नरेटर स्टोरी नहीं बताता है, कैरेक्टर खुद एक्शन परफॉर्म करके स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे नोवेल में नरेटर होता है लेकिन ड्रामा में एक्टर्स खुद परफॉर्म करते हैं, ठीक वैसे ही एरिस्टोटल का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इमिटेशन इज नॉट मेरिंग कॉपिंग, यानी कि ये सिर्फ नकल नहीं है, ये एक क्रिएटिव रिप्रेजेंटेशन है। लिटरेचर लाइफ को एज इट इज नहीं दिखाता है कभी भी, बल्कि लाइफ को यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाता है। जैसे कि स्टोरी में हीरो हो सकता है फिक्शनल हो, लेकिन उसकी स्ट्रगल रियल लाइफ को प्रेजेंट करती हूँ, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी कि एक हीरो की स्टोरी है या एक किंग की स्टोरी है, उसको लेके उसको अपने तरीके से रिप्रेजेंट करना, अपने वे में थोड़ा क्रिएटिविटीज लाके उसे रिप्रेजेंट करना ही ट्रेजेडी के अंदर आता है और उसे इमिटेशन कहा जाता है। अब जानते हैं सीरियसनेस इन ट्रेजेडी क्या होता है। तो ट्रेजेडी डील्स विद सीरियस एंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, यानी कि देखो इसका सिंपल सा मतलब है कि ट्रेजेडी कभी भी छोटी मोटी या हल्का फुल्का
टॉपिक पर बेस्ड नहीं होती, बल्कि ट्रेजेडी हमेशा बड़े, मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल इश्यूज को दिखाती है, जैसे डेथ, फेट, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, जस्टिस और इनजस्टिस। ये सब टॉपिक सीरियस कैटेगरी में आते हैं। इट रिप्रेजेंट एक्शन ऑफ अ सीरियस एंड नोबल कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि ट्रेजेडी में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आम लोग नहीं होते, वो यूजुअली होते हैं, जैसे राजा, योद्धा, लीडर या हाई स्टेटस वाले लोग। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में जो भी होता है उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर एक किंग गिरता है तो पूरा किंगडम अफेक्ट होता है। अगर एक आम आदमी गिरता है, इम्पैक्ट लिमिटेड होता है, यानी कि आम आदमी गिरेगा तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उसके परिवार तक रहेगा, लेकिन जब एक किंग गिरेगा तो उसका इफेक्ट उसके पूरे किंगडम पर, उसके पूरे साम्राज्य पर पड़ता है। इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रेजेडी में नोबल कैरेक्टर होने चाहिए। ट्रेजेडी कभी भी कॉमेडी जैसी फनी नहीं होती, ना ही टाइम पास एंटरटेनमेंट के लिए होती है। ट्रेजेडी का पर्पस है ऑडियंस के अंदर डीप इमोशंस क्रिएट करना, जैसे कि पीटी या दया या फिर फियर, भय। अगर स्टोरी हल्की होगी तो ऑडियंस को इमोशनल इम्पैक्ट फील ही नहीं होगा। एरिस्टोटल के हिसाब से आर्ट इक्वल्स टू इमिटेशन, यानी कि माइमेसिस, पर हर चीज इमिटेट करने लायक नहीं होती। ट्रेजेडी सिर्फ उन्हीं एक्शंस को इमिटेट करती है जो इम्पोर्टेंट हो, मीनिंगफुल हो, ह्यूमन लाइफ को डीपली रिफ्लेक्ट करते हो। ऐसी कहानियां जो हमें कुछ सिखाए, ऐसी सिचुएशंस जो रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, ऐसी चीजें ही वो लेती है। जैसे अब जानते हैं कंप्लीटनेस क्या होती है। तो कंप्लीटनेस का सिंपल सा मतलब ये है कि स्टोरी में सब कुछ लॉजिकली कनेक्टेड हो और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो हो, जैसे बिगनिंग, मिडल और एंड, यानी स्टोरी ना तो बीच से शुरू हो ना ही बीच में खत्म हो, बल्कि एक नेचुरल फ्लो में चले। अब एरिस्टोटल ने इस कंप्लीटनेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है बिगनिंग। बिगनिंग क्या होती है? तो वो पॉइंट जहां से एक्शन स्टार्ट होता है, इससे पहले कुछ और होना जरूरी नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होती है। अगर एक हीरो की कहानी है तो बिगनिंग हो सकती है उसकी नॉर्मल लाइफ या प्रॉब्लम का स्टार्ट। बिगनिंग ऑडियंस को स्टोरी में एंटर करवाती है। सेकंड है मिडल। मिडल वो पार्ट है जहां इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशन होता है दोनों के बीच, एक इवेंट दूसरे को जन्म देता है। जैसे हीरो प्रॉब्लम में फंस जाता है तो स्ट्रगल करता है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है। मिडिल स्टोरी का सबसे डायनामिक पार्ट यही होता है कि यहाँ टेंशन और ड्रामा क्रिएट होता है। और एंड, थर्ड पॉइंट है एंड। एंड वो होता है जहाँ स्टोरी लॉजिकली कंक्लूड होती है, सब इवेंट्स का रिजल्ट मिलता है और कोई अननेसेसरी चीज पेंडिंग नहीं रहती है। जैसे हीरो या तो जीत जाता है या हार जाता है, बट स्टोरी का फाइनल रिजल्ट क्लियर होता है। एंड ऑडियंस को क्लोजर देता है, सेटिस्फेक्शन देता है। एरिस्टोटल सिर्फ ये 3 पार्ट्स बोलकर नहीं रुकते, वो कहते हैं कि ये तीनों पार्ट्स रैंडम नहीं होने चाहिए, इनमें लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। जैसे बिगनिंग नेचुरली लीड करे मिडल तक, मिडल लॉजिकली लीड करे एंड तक। अगर कोई इवेंट बेकार या अननेसेसरी है तो वो ट्रेजेडी का पार्ट नहीं होना चाहिए। कंप्लीट एक्शन का मतलब ये होता है कि एक सिंगल यूनिफाइड स्टोरी जिसमें एक मेन प्लॉट हो, यानी कि एक मेन स्टोरी हो और सब कुछ उसी के अराउंड रिवॉल्व करे। अब इसे समझने के बाद एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आता है, वो है कि कंप्लीटनेस इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो बच्चों सोचो, आप एक मूवी देख रहे हो और सडनली वो बीच में खत्म हो जाए, कैसा फील होगा? कंफ्यूजन, डिससेटिस्फेक्शन। इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं कि अ कंप्लीट एक्शन इज ऑडियंस को सेटिस्फेक्शन देता है। सेटिस्फेक्शन का कॉन्सेप्ट यही है कि प्रॉपर स्टार्ट लेती है, स्मूथली डेवलप होती है और लॉजिकली एंड होती है। तब ऑडियंस को लगता है कि हाँ, स्टोरी कंप्लीट है, सब समझ आ गया। यही इमोशनल सेटिस्फेक्शन होता है। अब समझते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है प्रॉपर लेंथ और साइज, यानी कि एक ट्रेजेडी ना तो बहुत ज्यादा लंबी होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए, बल्कि इतनी होनी चाहिए कि स्टोरी क्लियरली समझ आए, ऑडियंस इंटरेस्ट लॉस ना करे और इम्पैक्ट प्रॉपरली क्रिएट हो। एरिस्टोटल ये कहना चाहते हैं कि ट्रेजेडी के एक्शंस को रिप्रेजेंट करती है और वो एक्शंस इतना बड़ा होना चाहिए कि मीनिंगफुल लगे, लेकिन इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए कि ऑडियंस बोर हो जाए। इसलिए वो 3 मेन बातें बोलते हैं।
सबसे पहले टू लॉन्ग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ट्रेजेडी बहुत लंबी होगी, ऑडियंस थक जाएगी, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, इमोशनल इम्पैक्ट वीक हो जाएगा। अगर एक मूवी 6-7 घंटे की हो जाए बिना स्ट्रॉन्ग रीजन के तो आप बोर हो जाओगे। ठीक वैसा ही एरिस्टोटल का कहना है। सेकंड, टू शॉर्ट, यानी कि अगर ट्रेजेडी बहुत ज्यादा छोटी होगी, स्टोरी प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी, कैरेक्टर समझ नहीं आएंगे, इमोशनल बिल्ड नहीं होंगे, तो ऑडियंस को पीटी और फियर फील ही नहीं होगा। तो इसका भी कोई मतलब नहीं। प्रॉपर मैग्नीट्यूड एक आइडियल है, यानी कि परफेक्ट ट्रेजेडी वही है जिसमें स्टोरी का कंप्लीट डेवलपमेंट हो, बिगनिंग मिडिल और एंड स्मूथली आए और ऑडियंस इजीली समझ पाए। सिंपल सी बात है, एरिस्टोटल इसके अंदर ये कहना चाहते हैं कि एक स्टोरी, एक ट्रेजेडी इतनी लंबी होनी चाहिए जिसमें एक ऑडियंस को वो पूरी स्टोरी समझ में आ जाए और वो बोर भी ना हो से दिखती ना, यानी कि ना तो ज्यादा बड़ी और ना ही ज्यादा छोटी, एक प्रॉपर साइज, एक प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए उसकी। अब जानते हैं कि यूनिटी ऑफ एक्शन का क्या मतलब होता है। तो यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है ट्रेजेडी में सिर्फ एक मेन स्टोरी या एक सेंट्रल प्लॉट होना चाहिए, कहानी इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए, एक ही मेन गोल या कंफ्लिक्ट होना चाहिए, सारी इवेंट उसी एक्शन से कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे मान लो अगर एक स्टोरी में हीरो रिवेंज लेने निकल रहा है तो पूरी स्टोरी उस रिवेंज के अराउंड ही घूमी होनी चाहिए। अगर बीच में रैंडम लव स्टोरी या कॉमेडी ट्रैक आ जाए तो मेन स्टोरी से तो रिलेटेड ही नहीं है, तो उनकी यूनिटी ऑफ एक्शन ब्रेक हो जाती है। इसलिए एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी में एक ही मेन प्लॉट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मल्टीपल स्टोरी लाइन्स नहीं होनी चाहिए, फोकस एक सेंट्रल एक्शन पर होना चाहिए। जैसे आजकल की स्टोरीज में एक मेन कहानी चल रही होती है लेकिन उसके बीच में अंदर के अंदर और कहानियां जुड़ती जाती है और नई नई कहानियां होती जाती है, वैसा एक ट्रेजेडी के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो क्लास से इमेजिन करो आप एक मूवी देख रहे हो, अगर उसमें एक साइड में हीरो की लव स्टोरी चल रही है और दूसरी साइड में विलेन की चाइल्डहुड स्टोरी, तीसरी साइड कॉमेडी ट्रैक, तो आपका फोकस टूट ही जाएगा ना, राइट। इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं कि कीप इट सिंपल, कीप इट फोकस्ड, यानी कि एक ही मेन गोल होना चाहिए कि मेन स्टोरी होनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑल इंसिडेंट्स मस्ट बी कनेक्टेड विद द मेन एक्शंस, यानी कि हर सीन का पर्पस होना चाहिए, हर इवेंट स्टोरी को आगे बढ़ाए। अगर एक ट्रेजेडी में हीरो का डाउनफॉल दिखाया जा रहा है तो उसका डिसीजन, उसकी मिस्टेक्स और उसकी कॉन्सिक्वेंस सब एक चेन में कनेक्टेड होनी चाहिए। जैसे ये एक चेन रिएक्शन जैसा होता है, जैसे एक इवेंट हुआ, उसके बाद दूसरा इवेंट हुआ, फिर तीसरा इवेंट हुआ, और सब लॉजिकली एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। इसको एरिस्टोटल ने कॉज, इफेक्ट एंड रिलेशनशिप कहा है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रूल पे, तो नो इररिलेवेंट और अननेसेसरी एपिसोड, यानी कि फालतू सीन्स नहीं होने चाहिए, टाइम पास या डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर एक ट्रेजेडी में एक सीरियस सीन चल रहा है और बीच में सडनली कॉमेडी आ जाए तो स्टोरी से रिलेटेड ही नहीं होगी, तो क्या होगा, तो इमोशनल ब्रेक हो जाएगा, ऑडियंस का कनेक्शन टूट ही जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि ट्रेजेडी एक सीरियस आर्ट फॉर्म है, इसमें हर चीज का पर्पस होता है, कोई टाइम पास नहीं होता है, सिर्फ इम्पैक्ट होता है। अब सवाल ये भी आता है कि यूनिटी ऑफ एक्शन जरूरी क्यों होता है। तो यूनिटी ऑफ एक्शन इतना इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि उससे क्लैरिटी आती है, स्टोरी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है, यानी कि स्टोरी आसानी से समझ आ जाती है और ऑडियंस कंफ्यूज भी नहीं होती। पीटी और फियर का इमोशन प्रॉपरली बिल्ड होता है, कैथारसिस पावरफुल होता है, स्टोरी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, रैंडम नहीं लगती। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, तुम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर तुम एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर 10 सब्जेक्ट्स एक साथ बिना प्लान के पढ़ोगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। सेम लॉजिक ट्रेजेडी में भी अप्लाई होता है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी के इवेंट्स दो प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए, या तो प्रोबेबिलिटी या नेसेसिटी, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहे तो जो इवेंट्स हो रहे हैं वो या तो नेचुरल लगने चाहिए या फिर लॉजिकली अनअवॉइडेबल होने चाहिए। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है क्या ये इवेंट रियलिस्टिकली हो सकता है। मान लो एक किंग सडनली बेगर बन जाए, यानी कि एक भिखारी बन जाता है बिना किसी रीजन के, क्या ये बिलीवेबल है? नहीं है। बट अगर उसका किंगडम वॉर में हार गया, उसको एग्जाइल कर दिया गया, अब ये बिलीवेबल है।
वैसे ही इवेंट शुड मैच ह्यूमन नेचर एंड सिचुएशंस शुड मैच रियल लाइफ लॉजिक। जैसे मान लो सपोज एक हीरो है जो बहुत ब्रेव है, सडनली वो बिना रीजन की डरपोक बन जाता है, ऑडियंस को क्या बोलेगी, ये क्या हो रहा है। इसलिए एरिस्टोटल कहता है कि कैरेक्टर का बिहेवियर कंसिस्टेंट होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का मेन गोल है ऑडियंस को लगे यस दिस कैन हैपन, यानी कि ये हो सकता है। नेसेसिटी का क्या मतलब होता है, एक इवेंट दूसरे इवेंट का लॉजिकल रिजल्ट होना चाहिए। स्टोरी में जो भी होता है वो रैंडम नहीं होना चाहिए। हर इवेंट का एक कॉज होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए। हीरो ने किसी को इंसल्ट किया, वो पर्सन रिवेंज लेता है, ये नेसेसिटी है। बट अगर सडनली अर्थक्वेक आ गया बिना कनेक्शन के, ये रैंडम है। इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं कि स्टोरी एक चेन की तरह होनी चाहिए। इवेंट पहला, दूसरा, तीसरा और फिर क्लाइमेक्स सब कनेक्टेड होने चाहिए एक दूसरे से। अब जानते हैं इस ट्रेजेडी में लैंग्वेज क्या होती है। तो ट्रेजेडी में लैंग्वेज का क्या मतलब है, तो लैंग्वेज का मतलब सिर्फ बोलना या वर्ड्स यूज करना नहीं होता। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स थ्रू वर्ड्स इज एन आर्टिस्टिक वे, यानी कि कैरेक्टर्स क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस टोन में बोल रहे हैं, ये सब मिलकर ट्रेजेडी का इमोशनल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे लैंग्वेज ट्रेजेडी का मीडियम है जिससे इमोशंस ऑडियंस तक पहुंचते हैं। इम्बेलिश्ड लैंग्वेज क्या होती है, तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, इम्बेलिश्ड लैंग्वेज क्या होती है। तो इम्बेलिश्ड लैंग्वेज का मतलब होता है सजी हुई डेकोरेटिव आर्टिस्टिक लैंग्वेज। मतलब ट्रेजेडी में सिंपल एवरीडे लैंग्वेज यूज नहीं होती। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी यूजेस लैंग्वेज विथ रिदम हार्मोनी एंड मीटर्स, यानी कि रिदम क्या होता है, रिदम का मतलब होता है एक फ्लो ऑफ वर्ड। जैसे म्यूजिक में बीट होती है वैसे ही लैंग्वेज में रिदम होती है। नॉर्मल स्पीच होती है मैं देखती हूँ या मैं दुखी हूँ। इम्बेलिश स्पीच होती है दिल के अंदरों में दर्द की गूंज है, या यहाँ रिदम और फ्लो आ गया। हार्मोनी क्या होता है, तो हार्मोनी का मतलब होता है वर्ड्स का म्यूजिकल कॉम्बिनेशन। वर्ड्स ऐसे अरेंज होते हैं जैसे कि सुनने में प्लीजिंग लगे, जैसे पोइट्री सॉन्ग्स। अब देखते हैं मीटर क्या होता है, तो मीटर का मतलब है फिक्स्ड पैटर्न ऑफ सिलेबस, यानी कि पोइट्री में जो स्ट्रक्चर होता है जैसे शेक्सपियर के प्ले में आयम्बिक पेंटामीटर है, इससे लैंग्वेज और भी पावरफुल बन जाती है। ट्रेजेडी की जो लैंग्वेज होती है वो सिंपल नहीं होती बल्कि कि आर्टिस्टिक होती है, म्यूजिकल होती है और इमोशनल होती है। इसका पर्पस है ऑडियंस की इमोशंस को डीपली अफेक्ट करना। व्हाई एम्बेलिश लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट, ये सवाल भी आता है कि एम्बेलिश लैंग्वेज इम्पोर्टेंट क्यों होती है, इतने डेकोरेटिव लैंग्वेज की क्या जरूरत है। तो ट्रेजेडी का मेन एम जो होता है वो होता है पीटी और फियर क्रिएट करना, और ये तभी पॉसिबल है जब लैंग्वेज पावरफुल हो। दूसरा रीजन है सीरियसनेस को शो करना। ट्रेजेडी सीरियस और नोबल सब्जेक्ट डील करती है, इसलिए लैंग्वेज भी उस हिसाब से एलिवेटेड होनी चाहिए। आर्ट का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं होता, ब्यूटी क्रिएट करना भी होता है। और इंग्लिश लैंग्वेज से ट्रेजेडी की आर्टिस्टिक मास्टरपीस बन जाती है। ट्रेजेडी का मेन एम होता है ऑडियंस के अंदर पीटी और फियर जनरेट करना। अब सवाल आता है कि ये दोनों इमोशंस ही क्यों, क्योंकि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जब हम किसी ट्रेजिक हीरो को सफरिंग में देखते हैं हमें उसके लिए दुख यानी कि दया पीती होती है, दया का भाव आता है उसके लिए। और जब हमें लगता है कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है हमें डर यानी कि फियर लगता है। ये दोनों मिलकर ऑडियंस के अंदर एक पावरफुल इमोशंस एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। पीटी क्या है, तो पीटी का मतलब होता है किसी के अनडिजर्व्ड सफरिंग के लिए दुख महसूस करना, यानी कि जब कोई इंसान बिना गलती के सफर करता है तो हमें उसके लिए सिंपैथी होती है, यही पीटी होता है। जैसे मान लो सोचो एक हीरो है, वो अच्छा इंसान है, नोबल कैरेक्टर है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऑडियंस क्या फील करेगी, बेचारा इसके साथ गलत हो गया, ये फीलिंग ही पीटी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एरिस्टोटल कहते हैं कि अगर हीरो बिल्कुल ही बेड इंसान हो तो उसके साथ बुरा होने पर हमें पीटी नहीं आएगी। अगर वो बिल्कुल परफेक्ट हो तो उसका डाउनफॉल अनरियलिस्टिक लगेगा, यानी कि अगर बुरा होगा तो हमें उसके लिए कोई दया महसूस ही नहीं होगी, और एकदम परफेक्ट होगा तो हमें आश्चर्य होगा कि इतना परफेक्ट इंसान के साथ ये सब हो ही नहीं सकता। इसलिए एक ट्रेजिक हीरो
नहीं तो कम्प्लीटली गुड होना चाहिए, ना ही कम्प्लीटली बैड होना चाहिए, बल्कि लाइक अस एक नॉर्मल इंसान की तरह होना चाहिए जिससे गलतियां भी हो सके। जिसमें मूवीज में भी देखते हैं, जब एक इनोसेंट कैरेक्टर सफर करता है हम इमोशनल हो जाते हैं। यही एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है जो आज भी अप्लाई होता है। अब फियर, तो फियर का मतलब है ये डर कि जो ट्रेजिक इवेंट हो रहा है वो हमारे साथ भी हो सकता है। अगर हम देखते हैं हीरो ने एक छोटी मिस्टेक की और उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, तो ऑडियंस सोचती है कि यार अगर मैंने भी ऐसी कोई गलती की तो। ये फीलिंग है फियर। इम्पोर्टेंट बात यह है कि फियर तभी आता है जब हीरो रिलेटेबल हो, सिचुएशन रियलिस्टिक हो और इवेंट लॉजिकली कनेक्टेड हो। पावरफुल कॉन्सेप्ट यही है कि पीटी एक दूसरे के लिए दुख है और फियर खुद के लिए डर है, और जब दोनों एक साथ आते हैं तब ट्रेजिडी का एक रियल इम्पैक्ट क्रिएट होता। अब पीटी और फियर का जो कॉम्बिनेशन है वो क्रिएट करता है कथासिस को। अब आप सोच रहे हो कि कथासिस क्या है, तो कथासिस का सिंपल मतलब है इमोशनल प्यूरिफिकेशन या क्लेंजिंग। मतलब मन के अंदर जो इमोशंस जमा हो गए हैं उनका साफ हो जाना। यानी एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी पीटी और फियर के थ्रू ऑडियंस के इमोशंस को क्लीन कर देती है। अब कथासिस का प्रोसेस कैसे होता है ये भी सोचने वाली बात है, तो स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले ऑडियंस ट्रेजेडी देखती है, हीरो की सफरिंग देखकर पीटी फील होती है, उससे सिचुएशन देखकर फियर फील होता है, इमोशंस पीक पर पहुंचते हैं, एंड में रिलीज होता है, ऑडियंस को रिलीफ और शांति मिलती है। इसी प्रोसेस को कथासिस कहा जाता है। जैसे मान लो आप तारे जमीन पर या कोई इमोशनल मूवी देख रहे हो, ईशान का स्ट्रगल उसकी पीटी है, यानी कि उस पर दया आती है, उसकी सिचुएशन अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता तो ये फियर है, और एंड में सक्सेस यानी रिलीफ प्लस एक हैप्पीनेस, तो आप रो कर भी हल्का फील करते हो, यही कथासिस है। अब आप सोच रहे होगे कि इमोशनल क्लेंजिंग क्या होती है, तो हम सबके अंदर इमोशंस होते हैं जैसे कि दुख, डर, स्ट्रेस। ट्रेजेडी इन इमोशंस को बाहर निकाल देती है। इससे क्या होता है, मन हल्का हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है और इमोशनल बैलेंस आ जाता है। इसे ही कथासिस कहा जाता है। एरिस्टोटल ने अपनी फेमस बुक पोएटिक्स में ट्रेजेडी के 6 मेन एलिमेंट्स बताए हैं। सबसे पहला है प्लॉट, देन कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी एंड स्पेक्टेकल। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है प्लॉट और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेक्टेकल। अब हम एक एक एलिमेंट को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आता है प्लॉट, जिसे ग्रीक लैंग्वेज में माइथोस कहा जाता है। प्लॉट का मतलब होता है स्टोरी का स्ट्रक्चर, इवेंट्स का अरेंजमेंट। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो स्टोरी में क्या हो रहा है और किस ऑर्डर में हो रहा है, वही प्लॉट है। एरिस्टोटल क्या कहते हैं, तो प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। मतलब बिना प्लॉट की ट्रेजेडी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। समझो, अगर एक हीरो जो खुश है फिर उसके साथ कुछ गलत होता है, फिर उसका डाउनफॉल होता है, ये जो पूरा सीक्वेंस है वही प्लॉट है। प्लॉट की खास बात यही होती है कि यूनिटी ऑफ एक्शन होता है, लॉजिकल सीक्वेंस होता है, बिगनिंग, मिडल और एंड, कॉजेस और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। एक सिंपल प्लॉट जो होता है वो सीधा स्टोरी में आता है, नो ट्विस्ट, यानी उसमें कोई ट्विस्ट नहीं होते। लेकिन जो सेकंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है उसमें ट्विस्ट और रिवर्सल और रिकॉग्निशन तीनों होता है। ये दोनों प्लॉट्स की टाइप है। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है जो कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें से पहली है पेरिपेशिया यानी सडन रिवर्सल। मतलब एक हीरो है जिसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है और सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि उसको डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो जिस पॉइंट पे वो डाउनफॉल स्टार्ट होता है ना, उस पॉइंट को कहा जाता है पेरिपेशिया। एनेग्नोडोसिस क्या होता है, रिकॉग्निशन, यानी कि एक डाउनफॉल हो गया उसका, अब वो डाउनफॉल हुआ तो उसकी वजह क्या थी, उसकी मिस्टेक्स क्या थी, जो उसने गलतियां की थी उस गलतियों की वजह से वो डाउनफॉल हुआ। तो जिस वक्त उसे वो रिकॉग्निशन होता है, यानी कि जब उसे वो चीज याद आती है कि हाँ मैंने ये गलती की थी, इस वजह से मेरा डाउनफॉल हुआ, उसे कहते हैं एनेग्नोडोसिस। तीसरा है हमाशिया, एक ट्रेजिक फ्लो, यानी कि जहां पर उसने जो गलती की है, मतलब जिस गलती की वजह से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, उसे कहते हैं हमाशिया। प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल एलिमेंट है क्योंकि ये ऑडियंस के इमोशंस को कंट्रोल करता है। सेकंड है कैरेक्टर।
कैरेक्टर का मतलब होता है स्टोरी के लोग और उनकी पर्सनैलिटी। कैरेक्टर शो मॉरल क्वालिटीज, यानी कि हीरो कैसा है, गुड है या फ्लेव्ड है, उसकी थिंकिंग क्या है। एक ट्रेजिक हीरो का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि एक परफेक्ट हीरो नहीं होता है, उसमें एक फ्लॉ होता है, यानी कि एक हरमाश या कोई ना कोई गलती होती है। एक किंग जो इंटेलिजेंट है बट ओवर कॉन्फिडेंट है, वही उसकी ट्रेजेडी बन जाता है। वही होता है। कैरेक्टर के 4 रूल्स होते हैं, गुडनेस, एप्रोप्रिएटनेस और रियलिस्टिक्स और कंसिस्टेंट। यानी कि कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन प्लॉट से कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोरी बिना कैरेक्टर के चल सकती है लेकिन बिना प्लॉट के नहीं चल सकती। थर्ड आता है थॉट। थॉट का मतलब है आइडिया, थीम और मैसेज। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि स्टोरी में क्या कहना चाहती है। यानी कैरेक्टर जब बात करते हैं तो अपने आइडियाज एक्सप्रेस करते हैं। ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं मिलता, उन्हें कुछ सीखने को भी मिलता है उन थॉट्स की वजह। तो थॉट ट्रेजेडी का इंटेलेक्चुअल पार्ट है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। फोर्थ आता है डिक्शन। डिक्शन का मतलब होता है लैंग्वेज, स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे सिंपली समझो, कैरेक्टर कैसे बोलते हैं, सिंपल या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, पोएटिक स्टाइल, मेटाफोर, सिम्बलिज। किंग का लैंग्वेज फॉर्मल होगा, सर्वेंट का सिंपल होगा। इस तरह से एक जो रोल दिया उस रोल के हिसाब से उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे किंग है तो वो एक राजा की तरह, एक किंग की तरह बात करना चाहिए। एक सर्वेंट है, एक नौकर है तो वो उस तरह से बात करना चाहिए। एक जो वो तरीका होता है ना, वो तरीका ही लैंग्वेज होती है। जो डिक्शन स्टोरी को ब्यूटीफुल बनाता है और इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करता है। अब आता है मेलोडी। मेलोडी का मतलब होता है म्यूजिक, चोरस सॉन्ग। यानी कि चोरस गाने गाना गाता था, यानी सिचुएशन एक्सप्लेन करता था, इमोशन बिल्ड करता था। जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक, जैसे मूवीज के अंदर सॉन्ग्स होते हैं, ये इमोशनल इम्पैक्ट बढ़ाता है, मूड क्रिएट करता है। मेलोडी ऑडियंस की इमोशंस को डीपन करती है, यानी कि जो सिचुएशन चल रही है ट्रेजेडी के अंदर, उस सिचुएशन के हिसाब से ही सॉन्ग्स का होना, ये मेन कहलाता है। अब लास्ट एलिमेंट है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब होता है विजुअल एलिमेंट, जैसे स्टेज डिजाइन, कॉस्ट्यूम, लाइटिंग, स्पेशल इफेक्ट्स। एरिस्टोटल कहते हैं कि ये लीस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि सबसे कम इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल है, ये स्टोरी के अंदर का पार्ट नहीं है। जैसे मान लो अगर स्टोरी वीक है, विजुअल यूजेस स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, तो स्पेक्टिकल का क्या, कॉस्ट्यूम का या स्टेज का, स्टेज डिजाइन का, लाइटिंग का, स्पेशल इफेक्ट्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना अगर स्टोरी में ही दम नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि स्पेक्टेकल अट्रैक्टिव होता है लेकिन रियल पावर प्लॉट और स्टोरी में ही होती है। तो दोस्तों ये था एरिस्टोटल की पोएटिक्स का पूरा आसान एक्सप्लेनेशन। आज हमने समझा कि एरिस्टोटल ने साहित्य और नाटक को किस तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा, ट्रेजेडी के तत्वों को परिभाषित किया और कथासिस जैसी महत्वपूर्ण अवधारणा दी जिसने साहित्यिक आलोचना की नींव रखी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।